हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम बीपीएससी टीचर 3.0 और बिहार स्टेट 2024 के लिए म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 28 कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको नए क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको कराया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप म्यूजिक पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए 17 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 151 रुपये में, जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में आपको व्याख्या सहित दिया जा रहा है। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे आपको दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जो आपको राग दिया गया है आपको बताना है कि ये राग कौन सा है। पहला ऑप्शन है तोरी, पूर्वी, ऑप्शन सी है भैरव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये राग आपका पूर्वी राग माना जाता है। इस राग की उत्पत्ति पूर्वी थाट से मानी जाती है। और इसकी जाति क्या होती है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आपका जो पूर्वी राग होता है उसकी जाति आपकी संपूर्ण मानी जाती है। और इसका गाने का समय क्या है तो इसका गाने का समय आपका संध्या काल माना जाता है। ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, आपको एक राग दिया गया है, आपको बताना है कि राग किसका है। पहला है ऑप्शन काफी, बिहाग, भीमपलासी या ऑप्शन डी यमन। तो ये राग आपका भीमपलासी राग है। इस राग का जन्म काफी थाट से माना गया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जाति क्या है भीमपलासी की, तो भीमपलासी की जाति आपकी ऑटो संपूर्ण मानी जाती है। और इसके गाने का समय जो होता है दिन का तीसरा पैर माना जाता है गाने का समय। और ये सारे पॉइंट आप इसे याद रख लीजिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, सिर्फ आपको आंसर याद नहीं करना है, बल्कि जितने भी आपके मेन मेन पॉइंट है इसे सब याद कीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके इन्हीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से हैं। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। और घराने से बीपीएससी टीचर 2.0 में 5 से 6 सवाल पूछे गए थे। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। तो आपको बताना है कि ठुमरी गायिका गिरजा देवी किस घराने से बिलोंग करती हैं। पहला ऑप्शन है किराना घराना, दिल्ली घराना, बनारस घराना या ऑप्शन डी जयपुर घराना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठुमरी गायिका गिरजा देवी बनारस घराने से हैं। श्रीमती गिरजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। उन्होंने पंडित सरजू प्रसाद मिश्रा से संगीत की शिक्षा की थी। और सन 1972 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा भी गया था। इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। और प्रयाग संगीत समिति ने उन्हें संगीत शिरोमणि की उपाधि प्रदान भी की थी। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिर्फ आपको आंसर याद नहीं करना, बल्कि जितने भी आपको मेन पॉइंट है जिनका, जैसे कि जन्म इनका कब हुआ, किनकी शिष्य वो थी, तो पंडित सरजू प्रसाद की, इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था उनसे। और 1972 में इनको पद्मश्री भी नवाजा गया था। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 26 कह रहा है, एक रचना जो विशिष्ट स्वरों से बनी हो और एक विशेष राग और ताल में बंधी हो उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है राग आलाप, सरगम गीत, लक्षण गीत या ऑप्शन डी लावनी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना स्वर मलिका कहलाती है। इसको सरगम गीत या सुरवर्त भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। और इसको मध्य लय में गाया जाता है, इसको सरगम गीत को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा होता है उन्हें क्या कहते हैं। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है।
पहले ऑप्शन है अनुदत्त, उद्दत, सौरित या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिन स्वरों का उच्चारण अपने सामान्य स्थान से ऊंचा हो उन्हें उदंत कहते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उदांत ये लिखा हुआ है आपके तो के पीछे नौ लिखा होता है, तो उदांत ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी टिक आउट मत कीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुदात का उच्चारण नीचे स्थान पर जिस स्वर उदंत और अनुदात का सामराह होता है वो स्वरित कहलाता है, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है सवाल आपसे पूछ रहे कि स्वरित किसे कहते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है तानपुरे में मुख्यतः कितने तार होते हैं? मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि तानपुरे में टोटल आपके 4 तार होते हैं। कौन-कौन से? तो पहला आपका होता है मंद्र सप्तक, दूसरा और तीसरा मध्य से मिलाया जाता है और चौथा तार मंद्र षट से मिलाया जाता है। तो याद रखिएगा तानपुरे में टोटल आपके 4 तार होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दाएं और बाएं तबले के बीच पाए जाने वाला काले रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? ये सवाल आपके यूपी पीजीटी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन है बद्दी, चट्टी, लौह या ऑप्शन डी स्याही। तो दाएं और बाएं तबले के बीच में पाए जाने वाले काले रंग के पदार्थ को स्याही के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में सतश्रुति द हिंदुस्तानी में डैश कहलाती है? पहला ऑप्शन है त्रियुनी, त्रियुध, शुद्ध या ऑप्शन डी कोमल नी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 बार पूछा जा चुका है कि डैश में तानसेन अकबर के महल आए थे? 1555 में, 1556 में, 1557 में या ऑप्शन डी 1558। तो 1556 में तानसेन अकबर के महल आए थे। अकबर के दरबार में आपके तानसेन नौ रत्न में से एक माने जाते थे। अकबर ने तानसेन को कांटाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा कि कांटाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी आपके अकबर के द्वारा तानसेन को, और तानसेन उन नौ रत्नों में से एक थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पंडित विष्णु दिगंबर फलुस्कर का जन्म कब हुआ था? सतारा में, मीरज में या ऑप्शन सी है गुरुद्वार में या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो पंडित विष्णु दिगंबर फलुस्कर का जन्म गुरुद्वार रियासत जिला बेलगांव में 18 अगस्त 1872 को हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था श्री दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, और ये सवाल आपके DSSB में और आपके MP में पूछा जा चुका है, इसे याद रखिएगा। पंडित BN भाटखंडे का जन्म कब हुआ? पुणे में, मीरज में, मुंबई में या ऑप्शन डी बेलगांव। तो जस्ट मैंने आपको बताया था पंडित विष्णु नारायण भटखंडे का जन्म मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान पर 10 अगस्त 1860 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल कई बार आपके म्यूजिक पेपर में दोहराज पूछा जा चुका है। हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। शुद्ध और विक्रेता का कितने भेद हैं? जाति के, ग्राम के, प्रबंध के या ऑप्शन डी मूर्छना के। तो याद रखिएगा जाति के भेद हैं आपके शुद्ध और विक्रेता। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और शुद्ध जातियाँ टोटल आपकी 7 होती हैं और विकृत जातियाँ आपकी 11 होती हैं। इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। जो आपकी शुद्ध जातियाँ होती हैं आपके 7 होते हैं और विकृत जातियाँ आपकी 11 होती हैं, क्योंकि ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर राग को पहचानने में कौन सा स्वर आवश्यक होता है?
अगर आपने म्यूजिक का थोड़ा बहुत क्लास किया होगा तो आपको पता होगा उत्तर राग के बारे में। उत्तर राग पहचानने के लिए सबसे ज़्यादा जिस स्वर का प्रयोग अधिक होता है उस राग को वादी स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा चुका है, किस ताल की पहली मात्रा क्या कहलाती है? खाली, सम, खंड या ऑप्शन डी ताली। तो ताल की पहली मात्रा आपके सम कहलाती है और जिस स्थान पर अधिक जोर या बल दिया जाता है उस स्थान को सम कहते हैं। इसे भी याद रखिएगा कि जिस स्थान पर अधिक जोर दिया जाए या बल दिया जाए उस स्थान को सम कहते हैं। जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप चाहते हो डेली आप लोग के लिए ऐसे ही म्यूजिक पेपर का प्रैक्टिस सेट कराया जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तान ताल तीन ताल में मात्राओं ताली और खाली की कुल संख्या कितनी है? 16-3-1, 16-13-0, 16-4-0 या ऑप्शन डी 16-2-2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तीन ताल में आपकी टोटल 16 मात्राएं और 4 विभाग होते हैं और उसमें 1, 5, 13 पर ताली आपकी और 9 पे खाली पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। और इस ताल का प्रयोग तबले पर स्वतंत्र वादन और द्रुत ख्याल के संगीत के साथ प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दादरा ताल के आर लयकारी में दूसरे आवर्तन में लयकारी पूर्ण करने के लिए किस मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होता है? ये सवाल आपके बीपीएससी पेपर 2 में पूछा जा चुका है और आपका पेपर डीटीपीएससी में पूछा गया था। आप ऑप्शन है थर्ड, फोर्थ, सेकंड या ऑप्शन डी फिफ्थ। तो दादरा ताल के आर लयकारी में दूसरे आवर्तन लयकारी पूर्ण करने के लिए चौथी मात्रा पर ताल का तीसरा चक्र शुरू होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में कितने नाद का प्रयोग होता है? म्यूजिक पेपर में हर बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि संगीत में किस नाद का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है आहत नाद, अनाहत नाद, सुसीट नाद या ऑप्शन डी स्वयंभू नाद। संगीत में आहत नाद का प्रयोग होता है। जो स्वर हमें सुनाई देते हैं वो आहत नाद कहलाते हैं और ऐसे स्वर जो हमें सुनाई ना दे उन्हें अनाहत नाद कहते हैं। तो इस सारे पॉइंट को याद रखिएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर याद नहीं करना है। अगर आपको बीपीएससी पेपर क्वालिफाई करना है, अगर आप सीरियस हो बिहार में टीचर बनने के लिए, तो आपको हर एक पॉइंट को आपको याद होना करना पड़ेगा। सारे पॉइंट को लाइन टू लाइन पढ़ना होगा। सिर्फ आंसर याद करने से आप टीचर नहीं बनोगे। अभी आपके पास टाइम है। अगर आप सीरियस हो तो इसका प्रैक्टिस सेट लेकर हर एक पॉइंट को याद कर लीजिए, आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मैं गारंटी वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप पेपर उठाकर देखोगे तो इसमें से आपको 60% प्लस आपको क्वेश्चन सेम डिट्टो और सेम पैटर्न पे आपको सवाल मिलेगा। जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितने मैंने अभी तक वीडियो आपको करा चुका हूँ 27 प्रैक्टिस सेट, आप क्वेश्चन मैच कराओ। आपको 60% अबव क्वेश्चन मिलेंगे जो डिट्टो मैच करेंगे और सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि करते हुए एक ताल में धुन गिनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है शब्द क्रिया, सशब्द क्रिया, निःशब्द क्रिया या ऑप्शन डी क्रिया। तो ध्वनि करते हुए एक ताल में धुन गिनने की प्रक्रिया सशब्द क्रिया कहलाती है। ताल प्रदर्शित करते समय उसके विभागों पर करतल ध्वनियाँ द्वारा क्रिया करते हैं, जिसे आप सस्वत क्रिया के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि उदाहरण के लिए 16 सेकंड में यदि हम 16 शब्द गाते हैं तो ताल की लय डैश कहलाती हैं।
द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय या ऑप्शन डी दुगुन लय। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपके पास 16 सेकंड में अगर आपने 16 शब्द गाते हैं तो ताल की लय विलंबित लय कहलाती है। इसे याद रखिएगा क्योंकि प्रेजेंट में सवाल आपके झारखंड में पूछा गया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में आपको एक ताल दी गई है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको बताना है कि ऊपर दी गई ताल कौन सी है। सुलताल है, एक ताल है, चौताल है या ऑप्शन डी दीपचंदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। चौताल ताल है आपका ऊपर दी गई ताल को। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है तिगुन और आठ लय में बीच क्या संबंध है। ये सवाल कई बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है म्यूजिक पेपर में। और प्रेजेंट में सवाल आपके बीपीएससी सेकेंड पेपर 2 में पूछा गया था। पेपर 2 वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। तिगुन इक्वल टू 3/2 इंटू आर लय। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ताल झुमरा में डैश मात्राएं होती हैं। 10, 12, 14 या ऑप्शन डी 16। तो हमेशा आपके पेपर में मात्राएं और विभाग हमेशा पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि झुमरा ताल में 14 मात्राएं और 4 विभाग होते हैं। तो इसमें 14 मात्राएं आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन याद रखिएगा इसमें 4 विभाग होता है। कई बार आपको विभाग भी पूछ लिया जाता है आपके पेपर में। तो मात्राएं और विभाग हमेशा याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक स्वर के मंद्र मध्य और तार डैश कहलाते हैं। अस्थाई, नाद स्थान, टिम्बर या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो स्वर के मंद्र मध्य और ताड़नाद के स्थान कहलाते हैं। पहले मंद्र सप्तक, फिर मध्य सप्तक, उसके बाद ताड़ सप्तक के स्थान पर नाद स्थान आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो स्वर जिन्हें गाने से राग नष्ट हो जाता है उन्हें कौन सा स्वर कहते हैं। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसे याद रखिएगा कि ऐसे स्वर जो गाने से राग नष्ट हो जाए राग का विवादित स्वर कहलाता है। विवादित स्वर का राग शत्रु माना भी गया है। इसे भी याद रखिएगा कि विवादित स्वर को राग का शत्रु माना गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपको एक तान दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा तान का प्रकार है। पहला ऑप्शन है कूट तान, सपाट तान, पलटा तान या ऑप्शन डी वक्रतान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वरों को फेर बदल अर्थात तेरे मेरेपन से विभिन्न स्वर समूह की रचना होती है उसे कूट की तान की कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है कि संगीत दर्पण में शिवमत के अनुसार डैश राग और डैश रागनियाँ हैं। ये सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा संगीत दर्पण में शिव मत के अनुसार 6 राग और 36 आपकी रागनियाँ हैं। कुछ रागों को स्त्री और कुछ को पुरुष मानकर रागों की वंश परंपरा मानी गई थी। और इस राग की पद्धति का जन्म हुआ था। इसे भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो डेली इसी तरह प्रैक्टिस सेट तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इसका प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपके डेली के पॉकेट खर्चे से काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। सिर्फ 151 में, जिसमें आपको अच्छे से कंप्लीट करके 3500 क्वेश्चन को अपने पेपर को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप सीरियस हो तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो जिसमें आपको 3500 क्वेश्चन और आंसर और आपने देख लिया कितने आसान वर्ड में आपको समझाकर दिया जा रहा है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो कि आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे दिया जा रहा है। तो जल्दी से मैसेज कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।